Now, what is indifference curve? This is Noman फारूक। हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो CLI डिजिटल एकेडमी है और इस एकेडमी के ज़रिए हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट बना सकें। आज का जो टॉपिक है वो इंडिफरेंस कर्व है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनेबल होता है। ये बीकॉम के पार्ट 1 की इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ एग्ज़ाम में आता है। तो इस चैप्टर को कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझें और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसके, और एक मरतबा ये चैप्टर समझ में आ गया तो ये बहुत आसान है। मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ा था कि यूटिलिटी कहते हैं सेटिस्फिकेशन को। किसको कहते हैं? यूटिलिटी कहा जाता है सेटिस्फिकेशन को। यूटिलिटी सेटिस्फिकेशन को कहते हैं। आपने अक्सर इंसान का एक बिहेवियर होता है जिसे रेशनल नाम दिया जाता है। इंसान उसी चीज़ को पसंद करता है या उसी चीज़ को प्रीफरेंस देता है जहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलता है। ठीक है ना? उसी चीज़ को वो प्रीफरेंस देता है और अपनी यूटिलिटी हासिल करने की कोशिश करता है। इंडिफरेंस कर्व कुछ इसी तरह का एक टॉपिक है, एक कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन की बेस के ऊपर आप एक मैपिंग करते हो जिसको इंडिफरेंस मैप कहा जाता है, और आप ये देखते हो कि किस तरह से कॉम्बिनेशन, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आपको सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फिकेशन देते हैं। अब सवाल आएगा, सर व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन से मुराद आप दो गुड्स, यानी कि लेट सपोज गुड एक्स हो गया और गुड वाई हो गया। गुड कहते हैं चीज़ों को। लेट सपोज गुड एक्स हो गया एप्पल और गुड वाई हो गया मैंगो। आप इस तरह से इन दो चीज़ों को परचेज करते हो कि आपको सेम सेटिस्फिकेशन हासिल होती है। सेम सेटिस्फिकेशन। लेट सपोज यू हैव 20 रुपीज़। ठीक है, यू हैव 20 रुपीज़, यू हैव टू स्पेंड टू बाय बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों खरीदने के लिए आप पैसा लगाते हो। अब आपके पास डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे, लाइक ए बी सी डी। में 4 कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूँ। ए बी सी डी ई 5 कॉम्बिनेशन बनाता हूँ। ठीक है, अब ये कॉम्बिनेशन किस तरह से बनते हैं? लेट सपोज एक एप्पल जो है, वन एप्पल जो है वो बराबर है 2 रुपए के, 2 रुपीज़ का है। ठीक है, कितने का है? 2 रुपीज़ का। और मैंगो इसकी निस्बत, वन मैंगो जो है वो 1 रुपीज़ का है। ठीक है, अब एक एप्पल आप ले लो, वन एप्पल इक्वल्स टू 2 मैंगो, 2 मैंगो के बराबर। या तो 2 मैंगो ले लो या एक एप्पल ले लो। इसी तरह से 2 मैंगो, वन एप्पल इक्वल्स टू 2 मैंगो। नाउ लेट्स स्टार्ट दी कॉम्बिनेशन। एक एप्पल फॉर एग्जांपल आपने 5 एप्पल ले लिए। तो लेट सपोज आपने 2 एप्पल लिए। तो आपने 2 एप्पल लिए तो 4 रुपये आपके खर्च हो गए, बाकी बचे 16 रुपये। आपके मैंगो कितने आएंगे? अब 16 आ जाएंगे। आप एप्पल बढ़ाते जा रहे हो, अब आपने 3 एप्पल लिए तो आपके 6 रुपये खर्च हो गए, तो आपके पास सिर्फ 20 रुपये हैं। 20 रुपये में से 14 रुपये बचे, तो आप 14 मैंगो ले लोगे। 4 एप्पल लिए तो आपके मैंगो हो गए 12। मतलब जैसे जैसे एप्पल बढ़ते जाएंगे आपके मैंगो की क्वांटिटी आपकी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। ठीक है, क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। जो मार्जिनल रेट आएगा ना, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये दोनों एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। MRS का मतलब क्या है? MRS का मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, सब्सटीट्यूशन का मार्जिनल रेट के भाई एक सब्सटीट्यूट को बढ़ा दो तो दूसरी कम कर देते हो। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन पहला तो समझे 0 है, फिर कितने कितने का चेंज है? 16 और 14 में कितने का फ़र्क है? 2 का फ़र्क है। ठीक है ना, 16 में से 14 माइनस किया तो 2 का आया, फिर 14 में से 12, तो 2 2 का चेंज चल रहा है। सर वाई को क्यों चेंज किया, एक्स को क्यों नहीं किया? क्योंकि एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और वाई जो है वो डिपेंड करता है। ये अगर इंडिपेंडेंट है, ये बढ़ता जाएगा तो ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि भाई ये बढ़ेगा तो ये कम करना पड़ेगा।
इस तरह से आपके कॉम्बिनेशन बनते हैं। बट द मेन पॉइंट इज, इफ you prefer this combination like A or B or C or D or E, same level of certification you have to achieve in all different combination. Now read it. What is indifference curve? It is the curve that represents all the combination. Now what is the combination? These are the combination, 5 combination of goods. Goods means good X or good Y. They give the same satisfaction to the consumer. Since all the combination give the same amount of satisfaction, the consumer prefers them equally. क्योंकि सब बराबर सर्टिफिकेशन दे रहे हैं तो आप इक्वली वो कह रहे हो। यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे मैंने आपको 20 रुपए की एग्जांपल दी, यहाँ पे क्या एग्जांपल, हियर इज एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द इंडिफरेंस कर्व बेटर। फॉर एग्जांपल, पीटर हैज 1 यूनिट ऑफ फूड एंड 12 यूनिट ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, पीटर एक बंदा है जो चाहता है कि उसके पास 1 यूनिट फूड लेने के लिए या 1 यूनिट फूड ले सकता है या 12 यूनिट क्लोथिंग ले सकता है। नाउ वी आस्क पीटर हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ क्लोथिंग ही इज विलिंग टू गिव अप इन एक्सचेंज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ फूड। हमने पीटर से पूछा कि यार एक काम करते हैं, तुम्हें और ज़्यादा फूड चाहिए तो तुम्हें ज़ाहिर सी बात है सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कपड़ों के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास इनकम लिमिटेड है, तुम्हारे पास पैसे लिमिटेड है। तो फॉर एग्जांपल तुम्हें 1 यूनिट फूड का चाहिए था, तो तुम्हारे पास 1 यूनिट फूड के लिए तुम्हारे उस वक्त तुम्हारे पास 12 यूनिट क्लोथिंग थे। 12 यूनिट से मतलब 12 यूनिट्स, ठीक है। अब जब आप फूड ज़्यादा लेने लगोगे तो जाहिर सी बात है कि क्लोथिंग के यूनिट्स कम होने लगेंगे। 1 पे 12 का कॉम्बिनेशन था, 2 पे 6 का बना, 3 पे 4 का बना, 4 पे 3 का बना, तो रेट कम होने लगा, मार्जिनल रेट। इसी को तो कॉम्बिनेशन कहा जाता है कि आपको एक सेक्रीफाइस करना पड़ता है जब दूसरा बनाते हो, बिकॉज कि आपकी दोनों नीड्स हैं, इंसान की दोनों नीड्स होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट सपोज इसने रखा फूड को और यहाँ पे रखा क्लोथिंग को। तो इसने कहा कि भाई देखो कि जब 12 यूनिट थे क्लोथिंग के तो उस वक्त 1 यूनिट था फूड का। जब मैं फूड बढ़ाने लगा तो मेरी क्लोथिंग का जो था वो कम होने लगा। इसीलिए जो मेरा इनडिफरेंस मैप है पहले पॉइंट ए पे था जब 12 यूनिट क्लोथ के थे और 1 यूनिट फूड का था। पॉइंट बी पे 6 यूनिट क्लोथ के थे और 2 यूनिट फूड का था। इसी तरह से जैसे जैसे कम करने लगा वैसे वैसे मेरा मार्जिनल रेट गिरने लगा, ठीक है ना। तो इनडिफरेंस मैप कैसे बनता है और ज़रा डिटेल में जाके पढ़ते हैं अब। एन इनडिफरेंस मैप इज अ सेट ऑफ एन इनडिफरेंस कर्व, ये एक सेट है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 3 कॉम्बिनेशन इन दिस मैप, ठीक है, IC1, IC2 एंड IC3। ये तीनों अलग अलग कर्व हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जब 3 कर्व होते हैं तो अब हर लेवल को तो आप हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला कर्व है ना वो ये शो करता है कि ये सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन रखता है, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मौजूद है इस कॉम्बिनेशन पे, यानी कि ये वाले पॉइंट पे, पॉइंट ये वाला और ये वाला पॉइंट। IC1 पे सेटिस्फिकेशन कम है, IC2 पे उससे ज़्यादा, IC3 पे इससे भी ज़्यादा। An indifference map is a set of indifference curve. It depicts the complete picture of consumer preference. जैसे डायग्राम में बताई, we know that the consumer is indifferent among the combination lying on the same indifference curve. हमने अभी पढ़ा कि भाई ये कॉम्बिनेशन की बेस के ऊपर ये बन रहा होता है, ठीक है। नाउ अब प्रीफर द कॉम्बिनेशन ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व। आप चाहते हो, आप क्या प्रीफर करोगे, यार ये वाला कॉम्बिनेशन जो बना और इस कर्व का जो कॉम्बिनेशन बना मैं ये चाहता हूँ। ये चाहते हो क्योंकि ये ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, बट उसको हासिल करने के लिए यू हैव कैश, आपके पास कैश होना चाहिए, आपकी इनकम होनी चाहिए, तो आप उसे हासिल कर सकोगे, अदरवाइज आप उसे हासिल नहीं कर सकोगे। तो अभी हमने क्या समझा, हमने ये सारी डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया कि सर व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन, व्हाट इज़ सेटिस्फिकेशन एंड व्हाट इज़ प्रीफरेंस एंड व्हाट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। नाउ आगे चलते हैं तो और बेहतर अच्छा समझ में आएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक तो बहुत अच्छे तरीके से जहन नशीन हुआ होगा। याद रखिएगा ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि आप 5 ईयर उठाएं इकोनॉमिक्स की पार्ट 1 की, इवन CA में भी ये बहुत आता है कि आप जाकर जब देखेंगी ना आपको हर साल में इसका सवाल नज़र आ रहा होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला चैप्टर और इनडिफरेंस पर अगर ये 2 बहुत अच्छे हो जाते हैं तो माइक्रो बीकॉम पार्ट 1 के अंदर 40 मार्क्स का है। उस 40 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपके खाली ये 2 चैप्टर कवर कर देंगे आपको, जो आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इनडिफरेंस कर। तो आपको इस पर बहुत अच्छी कंसंट्रेशन देनी होगी ताकि
आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे तरीके से इसको अटैम्प्ट कर सकें। और माइक्रो अच्छा अटैम्प्ट कर लिया तो एग्ज़ामिनर मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको पास कर दे, बल्कि अच्छे नंबर दे, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये हमने शुरू में पढ़ा था कि जब दो सब्स्टिट्यूट यानी कि एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं तो आप एक यूनिट को बढ़ाते हो तो दूसरा आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है ताकि आप दूसरे को बढ़ाओ तो एक कम होने लगेगा, तो मार्जिनल रेट क्या करना होने लगेगा, फॉलिंग यानी कि गिरने लगेगा। अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पर। एग्ज़ाम में क्या आता है, एग्ज़ाम में इस चैप्टर से क्या क्या आता है पहले तो ये समझ लें ताकि एग्ज़ाम में आपके लिए आसानी हो। ये जो टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व, ये टॉपिक है जिसका नाम है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। इसके अंदर एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो या तो कभी कभी पूछता है मैप बताओ इंडिफरेंस का, या इसकी पूरी डेफिनेशन और ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये पूछ लेता है, या पूछता है प्रॉपर्टीज़ बताओ इंडिफरेंस की। इंडिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है, ठीक है। या फिर पूछता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बताओ, ठीक है। या फिर पूछता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अफेक्ट्स बताओ। तो आपके 3 अफेक्ट्स हैं जब हम पढ़ेंगे, तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद और एक डिफरेंस पूछता है। तो ये जब सब कुछ पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपको इसके ऊपर बहुत अच्छा टाइम देना है। अभी मैंने आपको मैप पढ़ा दिया जो शुरू का सवाल है, अब प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। नाउ व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अभी आपने देखा इंडिफरेंस कर्व ये जो बना हुआ है, ये मैप ये बना हुआ है, इसका जो मैप बना हुआ है ये डाउनवर्ड है, ठीक है। कहाँ से, ये मेरा उल्टा हाथ है लेफ्ट राइट और ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जाता है। इसका स्लोप कैसे जाता है, लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड। और जो इसका कॉन्वेक्स है ये कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स ओरिजिन की तरफ जाता है। किसकी तरफ आता है, ये ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब दो अगर कर्व है ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट फासले पे बने हुए हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ना ही ये कभी एक्सिस से टच करते हैं। अब ये कैसी क्या बातें कर रहा हूँ यहाँ पे देखो लिखी हुई है। सबसे पहला पॉइंट है द स्लोप नेगेटिवली और स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या है, this is an important feature of indifference curve. If the total satisfaction is to remain the same, the consumer must part with a diminishing number of bananas as he get increasing or stack of oranges. आपको बताया था ना कि अगर आपकी सेटिस्फिकेशन सेम है तो अगर आप एक चीज़ को बढ़ाओगे तो दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। लाइक बनाना और एप्पल की एग्जांपल है, या मैंगो या एप्पल की एग्जांपल है। द लॉज ऑफ सेटिस्फिकेशन ऑफ द कंज्यूमर ऑन अकाउंट ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट, जिसकी वजह से उसका डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। यानी कि अगर आप एप्पल ज़्यादा खरीदोगे, एप्पल आपके पास 20 रुपए हैं और आप एप्पल ज़्यादा खरीद रहे हो तो आपको फिर मैंगो कम खरीदने पड़ेंगे। ये शुरू में मैंने बताया, ठीक है, क्लास रिकॉर्ड है, तो जिनको इशू होगा तो उनके लिए आसानी हो जाएगी। अब आगे चलते हैं। दी कॉन्वेक्स इसका किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा, कभी भी ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत बना हुआ है तो आपको एग्जाम में गलत बना के दिखाना है कि कभी भी ऐसे नहीं बनेगा। द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज जनरली कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन ऑफ एक्सिस। ये एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। द लेफ्ट हैंड पोर्शन इज नॉर्मली स्टीप while the right hand portion is relative flat. Now what is the meaning of this, the left, ये मेरा लेफ्ट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट जो है वो फ्लैट होता है और राइट थोड़ा सा स्टीप होता है, थोड़ा डाउनवर्ड की तरफ होता है, ठीक है ना। ये वाली पॉइंट की बात कर रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिफरेंस इज डिराइव फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट। ये क्यों आती है, क्यों, क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरा गिरता है, डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से आती है, ठीक है। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टीज इज हायर इंडिफरेंस कर्व। हमने शुरू में पढ़ा था व्हेन देयर आर टू इंडिफरेंस कर्व, so higher indifference curve represent higher level of satisfaction. What does it mean? Let us take two indifference curve, IC1 and IC2. IC1, there is IC1 and there is IC2. Line to the right of IC1, 8 point P. IC1 का जो point है वो क्या है, P है. The consumer get OM. Now what is OM? ये O नाम दे दिया, इस पॉइंट को टच कर रहा है तो इसको नाम दे दिया M, और इसको दे दिया M1, इसको नाम दे दिया N. Now OM ऑफ ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस की लाइन है तो OM ऑफ ऑरेंजेस, एंड ON ऑफ बनाना, ON ऑफ बनाना,
ओ एम ऑफ ऑरेंजेस एंड ओ एन ऑफ बनाना एट द पॉइंट क्यू। जब पॉइंट क्यू हुआ, थ्रू द नंबर ऑफ बनानाज रिमेन द सेम, बनाना सेम ही रहे, मतलब वही बनाना है, बट ओ एन येट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस इंक्रीज, आपने ऑरेंजेस ज़्यादा खरीद लिए। पहले वो ओ एम तक था, अब वो ओ एम वन तक चला गया। द टोटल सेटिस्फिकेशन ऑफ दियर फोर, इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी सेटिस्फिकेशन बढ़ गई, पहले पी पे थी अब क्यू पे चली गई। टू बी ग्रेटर एट क्यू देन एट पी, क्यू पे ग्रेटर है पी से ज़्यादा, ठीक है। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टीज इज इंडिफरेंस कर्व कैन नाइदर टच और इंटरसेक्ट। अभी आपने पढ़ा था कि ये कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो मैप होता है, जो हमने ऊपर देखा अभी, सर जो ये जो मैप होता है ये यहाँ पे, ये थोड़ा फासले पे होता है। जब आपका कॉम्बिनेशन बढ़ता है तो आप आगे निकल जाते हैं। ये कभी भी एक दूसरे से टच नहीं करते, एक ही लेवल पे सेटिस्फिकेशन नहीं रहती है, ये बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी बता रहा है, तो ये ग्राफ को अच्छे तरीके से एलोबरेट करें। ये मैपिंग इंडिफरेंस की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा एग्जाम में आती है। एक दो और प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे चार लिखी हैं, दो और मैं बता देता हूँ। एक होती है इंडिफरेंस कभी भी एक्सिस से भी टच नहीं करते। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर आप इसको देखें तो ये थोड़ा फासले पे बना हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टच करे या यहाँ पे टच करे। तो ये भी याद रखिएगा कि क्योंकि ज़ीरो होता नहीं है, सेटिस्फिकेशन कभी भी ज़ीरो नहीं होगी ना, वरना तो होगी नहीं, तो कुछ पॉइंट पे होती है, इसी वजह से ये कभी एक दूसरे से टच भी नहीं करते। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया ऑफ दिस चैप्टर इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। फोकस करना अच्छे तरीके से, इसके अंदर तीन चीज़ें होती है, मैंने बताया कि मैप आपने पढ़ा अभी, इसके बाद आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, क्लास रिकॉर्ड है, अगर कोई बच्चा लेट भी आ रहा है तो उसको रिकॉर्ड मिल जाएगा, टेंशन नहीं है। बट अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वो अच्छे से समझिएगा ना। अब मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, व्हाट इज़ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, पहले मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा लेवल होता है जहाँ आपकी बजट लाइन, क्या बजट लाइन, यानी कि आपका बजट, जो आपका बजट है ना, आपके पास पैसे कितने, आपके पास रिसोर्सेज क्या है। बजट लाइन मीन्स यू हैव रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ मॉनेटरी, ठीक है। जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें आप मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, मैक्सिमम या ऑप्टिमम सेटिस्फिकेशन हासिल, ऑप्टिमम लेवल आ जाए आपका, ऑप्टिमम लेवल आप हासिल कर सको, इस पॉइंट को कहा जाता है मैक्सी कंज्यूमर पॉइंट, ठीक है। मैक्सिमम लेवल आप सेटिस्फिकेशन का किस पॉइंट पे हासिल कर सकते हो अपने बजट के अंदर रहते हुए, ठीक है। नाउ अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज आपके पास जो बजट है, वो आप जो चाहते हो उतना आपके पास बजट मौजूद है। लेट सपोज मैं चाहता हूँ मुझे गाड़ी मिल जाए, कल्टस गाड़ी मिल जाए, मेरी इनकम और मेरी प्राइस उस गाड़ी की इतनी है कि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं ले सकता हूँ। नाउ दिस पॉइंट इज़ माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल सकती है, बिकॉज माई बजट वो मेरी सेटिस्फिकेशन को अचीव कर सकता है। ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के किसी कर्व के ऊपर, जहाँ पे वो सेटिस्फिकेशन मिल रही है वो अचीव कर जाए, उस पॉइंट को कहा जाता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहा जाता है? लेट्स डिस्कस। लेट्स सपोज पहले यहाँ पे पढ़ाता हूँ। ये एक आपका ग्राफ है, ठीक है। पहले ग्राफ समझते हैं फिर ऊपर समझते हैं। ये जो है ना, ये आपकी बजट लाइन है, ये जो लाइन लगी हुई है ये आपकी बजट लाइन है, ठीक है। और ये तीन मैप है, वन मैप IC1, IC2 एंड IC3। नाउ गौर से देखिएगा, ये दो कमोडिटीज़ हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये बजट लाइन कौन सी कर, IC2 को टेंजेंट कर रही है पॉइंट E पर। तो दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर IC3 तो ज़्यादा सेटिस्फिकेशन दे रहा है, फिर आपने IC2 का क्यों बोला? क्योंकि IC3 नो डाउट ज़्यादा सेटिस्फिकेशन दे रहा है, बट यू डोंट हैव इनफ बजट, आपके पास इतना बजट नहीं है कि आप IC3 पे जा सको। हाँ, अगर चले गए तो फिर आपका पॉइंट वो वाला हो जाएगा, बट जितना आपके पास बजट है, वो जो कर्व है, वो जो सेटिस्फिकेशन आप हासिल कर पा रहे हो, वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं। दो कंडीशन इसके अंदर मेन होती है, एक होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, यानी कि जो हमने शुरू में पढ़ा था, यूटिलिटी एक्स, यूटिलिटी का मतलब स्कीम,
एक्स और वाई की बराबर हो जाए, उसकी प्राइस एक्स और प्राइस वाई से। ये क्या पॉइंट कह रहा है ये भी मैं बताता हूँ, और इसका कॉन्वेक्स ओरिजिन की तरफ हो। अब जरा ये पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। नाउ वी हैव बोथ बजट लाइंस, हमारे पास बजट लाइन भी है एंड इंडिफरेंस मैप ऑफ द कंज्यूमर, और इंडिफरेंस मैप भी है। अब बजट लाइन रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर लिमिटेड रिसोर्सेज। बजट लाइन जो है वो रिप्रेजेंट क्या कर रही है, कंज्यूमर के लिमिटेड रिसोर्सेज। एंड इंडिफरेंस मैप रिप्रेजेंट कंज्यूमर प्रीफरेंस, और ये मैप क्या बता रहे हैं, कंज्यूमर के प्रीफरेंस। द क्वेश्चन नाउ इज दैट हाउ द कंज्यूमर इज गोइंग टू ऑप्टिमाइज हिज लिमिटेड रिसोर्सेज। सवाल ये पैदा होता है कि अब बंदा जो कंज्यूमर है वो अपने किस तरह से अपने ऑप्टिमाइज करेगा लिमिटेड रिसोर्सेज को। An answer for this question would be consumer equilibrium. Now, how? In other words, the consumer equilibrium means the combination of commodities that maximize utilities. हमने शुरू में पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन जो सबसे ज़्यादा यूटिलिटी आपको दे विद इन बजट, जो आपके बजट कॉन्स्टेंट है। ठीक है, टू ऑब्टेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ग्राफिकली यू जस्ट नीड टू मतलब ये बजट लाइन बनाइए। अब देखो यहाँ पे ये ग्राफ को बता रहे हैं तो और क्लियर होगा। 8 पॉइंट ई, ये पॉइंट ई है मेरा। द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेंड, ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो रहा है बिकॉज द इंडिफरेंस IC2, ये IC2 है, is the best possible indifference curve that the consumer can reach with the given resources. The tangency of indifference curve IC2 and the price line यानी कि बजट लाइन, ये अबव स्टेटमेंट, कौन से अबव स्टेटमेंट, एक अबव स्टेटमेंट ये रहा, एक अबव स्टेटमेंट ये रहा, ये दो अबव स्टेटमेंट है। द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी द स्लोप ऑफ द बजट लाइन, जो बजट का स्लोप था ये प्राइस एक्स और प्राइस वाई, यानी कि जो गुड एक्स है उसकी प्राइस और गुड वाई की प्राइस, और इसका जो सेटिस्फिकेशन है यानी कि यूटिलिटी एक्स और यूटिलिटी वाई दोनों बराबर हैं। मतलब ये वाला पॉइंट यूँ ले लो आप, ये 2 रुपये में एक एप्पल आता है और एक एप्पल जो है वो 2 मैंगो के बराबर है, ठीक है ना। तो मैंगो 2 रुपये में ही आने चाहिए, अगर मैंगो 2.5 रुपये में आ रहे हैं तो फिर तो गलत हो गया ना। मतलब एक एप्पल जो है वो 2 रुपये का है और 2 मैंगो एक एप्पल के बराबर है, मतलब जितनी एक एप्पल में एनर्जी मिलेगी वो 2 मैंगो में मिलती है। तो एक एप्पल ले लो या 2 मैंगो ले लो। अब मार्केट में आप एप्पल लेने जाते हो वो आपको 2 रुपये का मिलता है, तो मैंगो भी आपको 2 रुपये का ही मिलना चाहिए ना। एक मैंगो 1 रुपये का मिलना और 2 मैंगो 2 रुपये के चाहिए। बट अगर वो उससे ज़्यादा के मिल रहे हैं तो फिर तो फ़ायदा नहीं हुआ ना। तो ये वाला ही पॉइंट कह रहा है कि उनकी जो प्राइसेस हैं वो उनकी यूटिलिटीज़ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब ज़रा इसकी कुछ अजम्पशंस हैं, आप इसकी अजम्पशंस को पढ़िएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। द गोल ऑफ कंज्यूमर इज़ टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन, ये सबसे पहले लिखना, ठीक है, फ्रॉम द कमोडिटीज़ ही परचेज। एट द सेम टाइम द कंज्यूमर possesses limited resources. Hence, he is to trying to maximize his satisfaction by allocating the available resources, money, among various goods and services rationally. This is the main theme of theory of consumer behavior. ये एक थीम है कि भाई आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को आप मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन किस तरह से हासिल कर सकते हो। दिस पॉइंट इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है ना। इसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्योरी कहा जाता है। तो पहले आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा तो आप पहले ये लाइन लिखोगे, इसके बाद आप ये 2 पॉइंट लिखोगे, इसके बाद आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बताओगे, इसके बाद आप ये ग्राफ बताओगे, इसके बाद इस ग्राफ को डिफाइन करोगे। और ये बहुत फ्रीक्वेंसी से पेपर में आता है, 12 नंबर का, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब आते हैं इसके अफेक्ट पे। मैं आपको एक अफेक्ट पढ़ाऊँगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप आराम से पढ़ें इसे ताकि ये अच्छे तरीके से हो जाए, बल्कि फिर मैं इंशाल्लाह आगे भी चलूँगा। नाउ सबसे पहले इसके अफेक्ट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अफेक्ट। अफेक्ट से मुराद इस चैप्टर की चौथी चीज़, ये 3 चीज़ें हो गई। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी आ गया। नाउ अफेक्ट्स। अफेक्ट्स इसके 3 हैं, एक इनकम अफेक्ट है, एक सब्सटीट्यूट अफेक्ट है, एक प्राइस अफेक्ट है। अब देखें पेपर में क्या आ जाता है ये तो पता नहीं है, पहले मैं इनकम अफेक्ट बता दूँ। इनकम अफेक्ट क्या है? इनकम अफेक्ट ये होता है कि इनकम की वजह से, तो कीमत की मतलब बंदे की आमदनी की वजह से उसकी परचेजिंग पावर में कमी या इजाफा हो जाता है। In the above analysis of the consumer equilibrium, it was assumed that the income of the consumer remain constant. अगर वो constant रहे, price of goods and Y, if the taste and preference of the consumer of two goods, if the income of the consumer change, तो मतलब सेम देगा। लेकिन अगर इनकम बढ़ जाएगी तो वो अपनी परचेजेस को भी बढ़ा देगा या कम कर देगा। इसको कहा जाता है इनकम अफेक्ट, कि बंदे की इनकम की बढ़ने की वजह से इसकी प्राइजेस और ज़्यादा ख़रीदने लग जाएगा, तो ये अफेक्ट कहलाता है इनकम अफेक्ट। अब इनकम अफेक्ट में एक इनकम अफेक्ट होता है नॉर्मल गुड्स का
और एक इनकम अफेक्ट होता है इन्फीरियर गुड्स का। नाउ व्हाट इज नॉर्मल गुड्स, ये कल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी पढ़ा था। ऐसी गुड्स जिसे आप नॉर्मल यूज़ में ले रहे हो, जैसे मिल्क हो गया, यूज़ करते हो ना घर के लिए। अब बंदे की आमदनी कम थी तो वो कम यूज़ ले रहा था, अब इसकी इनकम में इजाफा हो रहा है तो वो ज़्यादा लेने लग गया। इफ़ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस हिज बजट लाइन शिफ्ट अपवर्ड टू द राइट, उसकी बजट लाइन बढ़ जाएगी, ठीक है, पुरानी बजट लाइन से। और अगर डिक्रीज होगी तो उसकी बजट लाइन गिर जाएगी। नाउ कैसे ये पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंट देखें, यहाँ पे समझा रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे देखें, ये रहा ग्राफ। अब देखिए ये पहली बजट लाइन है इसकी, ये दूसरी बजट लाइन है, ये तीसरी बजट लाइन है। पहले पॉइंट आर पे था ये, जब उसकी इनकम बढ़ी तो वो पॉइंट एस पे चला गया, और इनकम बढ़ी तो पॉइंट टी पे चला गया। तो अब देखा आपने जो शुरू में कह रहा था कि बजट लाइन बढ़ती इसी वजह से कि बंदे की इनकम बढ़ जाती है। व्हेन द बजट लाइन इज पी क्यू, जब पी क्यू था, ये देखो ये पी और ये क्यू, ये P1 और ये Q1 दूसरी बजट लाइन को नाम दिया, P1 P2 और Q2 ये तीसरी बजट लाइन, ठीक है। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट इज आर, जब पी ये वाला बजट लाइन था तो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या था, आर था। जब ये P1 और Q1 के ऊपर पूछा तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया एस, और उसकी इनकम बढ़ी, अब ये और ऊपर चला गया तो इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया टी। तो ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एज द इनकम इंक्रीज फर्दर बिकम बजट लाइन विद टी, वो टी तक चला गया, इट्स इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया अब टी। पहले इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट आर था, फिर एस हुआ, फिर टी हुआ, ठीक है। ये पॉइंट आपको बता रहे थे लोकस। लोकस का मतलब तीन अलग अलग पॉइंट, आर एस एंड टी, जो कर्व में बताए गए। बस खत्म हो गया नॉर्मल, अब आते हैं इन्फीरियर पे। नाउ व्हाट इज इन्फीरियर, इन्फीरियर क्या मतलब क्या होता है, एक घटिया क्वालिटी की चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जब बंदे की आमदनी कम थी तो वो घर में जो चावल खरीद रहा था ना, वो लो क्वालिटी वाले खरीद रहा था। अब उसकी इनकम में इजाफा हो गया, अब वो जो चावल की खरीदारी कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी वाली कर रहा है, तो इसको कहा जाता है इन्फीरियर गुड्स, यानी कि घटिया क्वालिटी की डिमांड अब उसकी कम हो गई। जब बंदे की इनकम में इजाफा होता है ना, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड वो कम कर देता है। मतलब जाहिर सी बात है, इनकम बढ़ रही है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम कम होगी तो इन्फीरियर गुड्स और ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट है कि कौन इन्फीरियर है। अगर एक्स इन्फीरियर होगा, क्या होगा, एक्स खराब होगा और वाई अच्छा होगा। कोई एक अच्छा होगा, एक्स इन्फीरियर है और वाई नॉर्मल है। अगर एक्स खराब होगा ना तो लोग वाई को ऊपर खरीदना पसंद करेंगे, और अगर वाई खराब होगा, वाई इन्फीरियर होगा यानी कि गुड वाई खराब है, तो लोग एक्स की तरफ जाएंगे। इसे कहा जाता है इन्फीरियर अफेक्ट। क्या कहा जाता है कि कोई एक खराब होगा और कोई एक अच्छा होगा। इसके बाद एक दूसरा अफेक्ट है जिसका नाम है सब्सटीट्यूट अफेक्ट। सब्सटीट्यूट अफेक्ट क्या होता है कि किसी ने एक अपनी प्राइस को बढ़ा दिया या कम कर दिया। फॉर एग्जांपल पेप्सी ने अपने रेट बढ़ा दिए तो लोग कोको कोला पीना खरीद लेंगे क्योंकि वो उसका सब्सटीट्यूट और वो चीप मिल रहा है इस वक्त। The substitute effect relate to the change in quantity demand resulting from a change in the price of a good, प्राइस के चेंज होने की वजह से ड्यू टू सब्सटीट्यूट, ठीक है, ठीक है, चीपर गुड हो जाए या डियरर हो जाए, ठीक है ना। अब ज़रा इसके भी अफेक्ट को देखते हैं। इसका अफेक्ट के अंदर बजट लाइन तो एक है, ये भी एक बजट लाइन है, बट ये कह रहा है कि अगर प्राइस के चेंज होने की वजह से एक चेंज आता है जिसका दूसरी बजट लाइन यानी कि शिफ्टिंग लाइन जिसे कहा जाता है, कि बंदा शिफ्ट हो जाता है, या तो इधर चला जाएगा या इस लाइन पे चला जाएगा। If this assumption, the substitute effect is explained where the original budget line is PQ. मेरी बजट लाइन कौन सी है, P और Q, ठीक है, और उसका पॉइंट क्या था, R था। On indifference map at R, the consumer is buying OB of X and BR of Y. Now what is OB? R के ऊपर ये B पॉइंट रखा हुआ है, ये O रखा हुआ है। OB X के खरीद रहा था और OA सॉरी BR, OB एंड BR खरीद रहा था Y के, ठीक है। सपोज द प्राइस ऑफ X फॉल, अगर X की प्राइस गिर गई, X ने अपने रेट बढ़ा दिए, अब उसकी बजट लाइन क्या हो गई, अब उसकी बजट लाइन हो गई P1 और Q1। नाउ व्हाट इज P1 एंड Q1, ये Q1 है हमारा और ये P1 है, ठीक है ना। इसी को P दे दिया, P एंड Q1, P तो सेम ही रहेगा विद द फॉल इन द प्राइस ऑफ X, क्योंकि X की प्राइस फॉल भी है। तो अब क्या होगा, उसकी जो बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी वो H पे हो जाएगी। किस पे हो जाएगी, H पे हो जाएगी। तो इस तरह से आप इसे याद रखिएगा तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। और मज़ीद मैं क्लियर करूँगा इंशाल्लाह इंडिफरेंस कर्व को दूसरी क्लास में, और कोई ऐसा सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट कर दूँगा।
ठीक है, अब मज़ीद आगे चलते हैं।